गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे जब भी कार एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर होता है तो उस हॉरिजॉन्टल कर्व रोड को पास करते वक्त उसका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए वो हम लोग निकालने वाले। उसके लिए पहले मैंने आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स दिखाई है। तो पहले वाला डायग्राम आप देख सकते हो कि कार एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। इन फर्स्ट डायग्राम कार इज मूविंग इन ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। तो कार जब स्ट्रेट रोड पर मूव करेगी तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं। एक होता है उसका खुद का सेल्फ वेट, कार का खुद का सेल्फ वेट होता है, वो हमेशा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। यानी कार क्या करेगा, ये जो खुद का जो सेल्फ वेट होता है m इंटू जी मास इंटू ग्रेविटी, वो रोड पर लगाएगा। यानी कार रोड पर एक फोर्स लगा रहा है m इंटू जी। तो कार अगर रोड पर फोर्स लगाएगा तो रोड भी कार पर फोर्स लगाएगा। उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। यानी कार ने अगर ग्राउंड पर फोर्स लगाया m इंटू जी तो ग्राउंड या रोड कार पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। एवरी रिएक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बच्चों इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इक्वल टू क्या है, मास इंटू ग्रेविटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि मुझको बताओ, कार जब स्ट्रेट रोड पर मूव करेगा इन फर्स्ट डायग्राम, तो कार ऐसे आपको दिखता है कि रोड पर जाते हुए कार ऐसे ऊपर जा रहा है करके? नहीं दिखता। आपको कभी ऐसे दिखता है कि कार ग्राउंड के अंदर चला गया मूव करते करते? नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि कार का वर्टिकल मोशन जीरो है, और वर्टिकल मोशन जीरो करने के लिए जो वर्टिकल फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करने पड़ेंगे ना फिर। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg लिखा है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या करता है, सेल्फ वेट को बैलेंस कर देता है कार के। करेक्ट? चलो, ये फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आप सोच के देखो, जब भी कार एक सर्कुलर ट्रैक से जब मूव करती है, कार जब एक सर्कुलर ट्रैक से जब मूव करती है, मान के चलिए ये वाला सर्कुलर ट्रैक है, कार जब सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? तो पहले दो फोर्स तो हमको मालूम है ना, कार का खुद का सेल्फ वेट और उसको बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेकिन उसके साथ कार जिस कर्व को निगोशिएट कर रहा है उस कर्व के सेंटर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो कार का टायर और रोड इनके बीच में डेवलप हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो, लेकिन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे इस डायग्राम में, तो असल में हो क्या रहा है ना, कार इस कर्व ट्रैक से मूव कर रहा है। एक छोटा सा कर्व कर रहा है। कार इस कर्व ट्रैक पर मूव कर रहा है, इसका मतलब कार यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। इवन दो कार ऐसा फुल सर्कल नहीं करेगा, कार एक्चुअली रोड पर जा रहा है ना, रोड, तो रोड पर एक टर्न है तो कार सिर्फ टर्न ले रहा है लेकिन पूरा सर्कुलर मोशन नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिर भी इवन दो इस टर्न को करने के लिए भी है ना, इवन दो ये कार जब ये रोड पर ये टर्न लेगा फिर भी कार यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। और आपको मालूम है कि, और मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सर्कल बनाया ऐसे डॉटेड, है ना। असल में कार क्या कर रही है कि ऐसे मूव करके ऐसे निकल के जा रही है। ओके, तो छोटा सा जो आर्क कर रही है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन मान के चलेंगे। ओके, अब आपको मालूम होगा कि कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। कौन सा होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसका जो वैल्यू हमने पिछले डेरिवेशन में प्रूव किया था उसका वैल्यू होता है mv² अपॉन r। m इज नथिंग बट द मास ऑफ द कार, v इज द tangential velocity of the car on this curve, and r is the radius of the track। r is the radius of the track। और हमने 11 में पढ़ के रखा था कि यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू होता है उतना ही mv² अपॉन r। ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है, इसका वैल्यू और सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू इक्वल होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है।
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स यानी फॉल्स फोर्स होता है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा जब भी हम लोग कार से ट्रैवल करते हैं तो कार जब लेफ्ट हैंड साइड को टर्न लेगी, कार जब लेफ्ट हैंड साइड को टर्न लेगी तो कार में बैठे हुए पैसेंजर किस तरफ मूव हो जाएंगे? राइट की तरफ मूव हो जाएंगे ना। और जो पैसेंजर जो राइट की तरफ मूव होते हैं सीट पर बैठे हुए, वो किसकी वजह से? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब इसको सूडो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कार लेफ्ट को टर्न लेती है तो पैसेंजर राइट को मूव करता है सीट पर बैठे बैठे, लेकिन पैसेंजर राइट को मूव कर रहा था तो जो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था इस राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कहीं सोर्स आपको दिखता है क्या? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ कर देखोगे किसने मुझको धक्का दे दिया, कोई दिखेगा नहीं आपको। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई सोर्स नहीं होता, कोई ओरिजिन नहीं होता, इसीलिए सूडो फोर्स होता है। हाँ, लेकिन ये फोर्स होता है। इसका मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r ही होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही जैसा। ठीक है, तो सोच के देखो, अगर कार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अगर इस कर्व को छोड़ के अगर बाहर स्लाइड करेगा तो फिर कार का टायर और रोड के बीच में क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर कार बाहर की तरफ स्कीड कर दिया, अगर कार बाहर की तरफ स्कीड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए ना। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर ऑफ सर्कल। आपने देखा होगा रेसिंग कार वगैरह होता है ना टर्न पर, तो रेसिंग कार टर्न पर अगर बहुत ज़्यादा स्पीड, अगर आपने टर्न पर बहुत ज़्यादा स्पीड ले लिया आपकी गाड़ी ने, तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्कीड करती है ना, आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्कीड करती है। तो इसका मतलब आपका मोशन बाहर की तरफ होता है और उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है वही हमारे यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह क्या होता है हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा था। ठीक है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बीच में होता है? कार का टायर और रोड, इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है और उसी को बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब कार स्कीड करके बाहर निकलती है, कैसे निकलती है हम लोग थोड़ा सा इसको, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कार स्कीड करके बाहर निकलती है ना, कैसे निकलती है? देखिए, अगर मान के चलो कार इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे मूव कर रही है, कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार ऐसे दिखाया। ठीक है, ऐसे कार सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। तो आपने देखा होगा कि कर्व रोड पर गाड़ी का स्पीड स्लो करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाने का। गाड़ी का स्पीड अगर कर्व रोड पर बढ़ गया तो क्या होता है ना, तो अभी हमने पढ़ के रखा था जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mv²/r, mv²/r। और मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक। तो इस फॉर्मूले से अगर देखोगे तो कार का जो स्पीड होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कार की स्पीड का स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्रैक। तो अगर आपने कार का स्पीड बढ़ाया सर्कुलर ट्रैक पर, जब कार आपका सर्कुलर ट्रैक पर होगा या कर्व ट्रैक पर होगा, अगर आपने कार का स्पीड बढ़ाया तो आपका जो मोशन है उस मोशन का रेडियस भी बढ़ जाएगा ना फिर। यानी सोच के देखो, मैं आपको अगर एक सिंपल से समझाऊं, एक डायग्राम लेके, मान के चलो कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है ना, कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। चलो देखो, अब मान के चलो, अब मान के चलो, ठीक है, अब मान के चलो इनिशियली कार हमारे यहाँ पे है और ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको मालूम है कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सर्कुलर मोशन नहीं मिलेगा। इसलिए तो पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए कार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, नहीं तो कार सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप सोच के देखो, कार ऐसे टर्न ले रही, ऐसे, है ना
तो अगर आपने इस टर्म पर कार का वेलोसिटी बढ़ाया, मान लो कार का रेडियस है r, और इस पहले ट्रैक पर आपने कार का वेलोसिटी बढ़ाया, तो उसके मोशन का जो रेडियस होगा वो भी बढ़ जाएगा। यानी कार स्लोली स्लोली, अब देखो ये सर्कल छोड़ के बड़े सर्कल में जा रहा है ना, बड़े सर्कल में जा रहा है, इसका मतलब रेडियस बढ़ गया कार का, मान लो उसको बोलेंगे r1। और R1 ट्रैक पर भी कार आने के बाद अगर आपने कार का स्पीड बढ़ाया, तो इसका मतलब कार छोटा वाला सर्कल छोड़ के अब बड़े सर्कल में रोटेट होना शुरू करेगा, बड़े सर्कल में रोटेट होना शुरू करेगा, तो कार यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यानी कार इनिशियली ये अंदर था, कार इनिशियली अंदर था, तब उसका रेडियस था r, लेकिन कार का वेलोसिटी बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, तो कार बड़े सर्कल में घूमना शुरू करेगा, तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो कार यहाँ पे आ जाएगा सेकंड केस में। और अगर आपने फिर सेकंड केस में कार का स्पीड बढ़ाया, तो फिर उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो थर्ड केस में कार यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, कार यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब आप देखोगे कार का सर्कुलर ट्रैक पर स्पीड बढ़ने की वजह से रिजल्टेंट मोशन क्या हो गया, कार स्किड कर गया ना बाहर की तरफ, कार बाहर की तरफ स्किड कर गया। फिर इसका मतलब अरे गेट में डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया ना कैसे होगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका घूमने का जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा, और ऐसे करते करते रिजल्टेंट क्या होगा कि कार स्किड करेगा बाहर की तरफ, वो ट्रैक छोड़ के बाहर की तरफ स्किड करेगा कार। देखिए कार ट्रैक छोड़ के फिर बाहर की तरफ स्किड करेगा। इसका मतलब अगर आपने सर्कुलर ट्रैक पर कार का स्पीड बढ़ाया, तो कार बाहर की तरफ स्किड करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कार बाहर की तरफ स्किड न करे इसलिए अंदर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी उसी को बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि कार अगर बाहर की तरफ स्किड करना शुरू करेगा, तो कार का टायर और रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फिर क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसी को बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो हो गया। तो देखिए, तो कार पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है मास इनटू ग्रेविटी। लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल जो होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स पे यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, या मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। गेट माय पॉइंट? लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा था। देखो अगर किसी भी बॉडी का मोशन अगर इस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस मोशन को क्या करता है, ऑपोज करता है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका जो फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और याद रखना ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। एक तो फ्रिक्शन इक्वल टू इतना हो सकता है या इससे कम होगा, इससे कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स का अपर लिमिट है, इसकी तरफ ध्यान रखना आप। ओके, फिर इसका मतलब म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दो इक्वेशन से हम लोग कार जब कर्व ट्रैक पर होता है तो उसका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए कि उस स्पीड से कार इजीली अपना ट्रैक का वो सर्कुलर ट्रैक निगोशिएट कर सकता है। तो इन दो इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है उसका वैल्यू कितना है, mg, वो यहाँ पे डाल दो आप, और इससे v का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, हमने ये फॉर्मूला लिखा था। देन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ द n, दैट इज mg। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द कार। अब मैक्सिमम इसलिए लिख रहे क्योंकि डायरेक्टली मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इक्वल टू म्यू एस एन डाल दिया, इसलिए मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हो जाएगा डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ट्रैक। और इससे वी मैक्स निकल के आपका आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो टेक्स्ट बुक का ड्यूरेशन आपको ऐसे दे दिया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये कार का सेक्शनल आपको डायग्राम दिख रहा है।
तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे वेट फोर्स है, और ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रिक्शन फोर्स है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक। बस मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना है, म्यू एस इंटू आर जी अंडर रूट। देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, यानी अगर एफ एस का वैल्यू इक्वल हो गया म्यू एस एन को तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, या फ्रिक्शनल फोर्स इस वैल्यू से कम भी हो सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, ये ध्यान रखना आप इसकी तरफ। इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी कब निकल के आएगा, जब आपका एफ एस का वैल्यू इक्वल टू म्यू एस एन होगा, तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड होगा। अगर इससे भी कम अपने फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू डाला तो जो स्पीड होगा कार का वो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से कम होगा। ये डेमो पॉइंट। यानी अगर मान के चलो मेरा कार का कर्व्ड रोड पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये बनता है कि उस कर्व्ड रोड पर मैक्स टू मैक्स कार अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रख सकती है। अगर इससे अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो कार आउटवर्ड उस कर्व से आउटवर्ड स्कीड करेगा, या इससे भी कम आप स्पीड रख सकते हो, है ना, इससे भी कम आप स्पीड रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, लेकिन अब इस मेथड से जो हमने कर्व ट्रैक पर कार का जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकाला था उसके कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसमें लिमिटेशंस क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या होता है लिमिटेशन। देखिए अगर रेनी सीजन में रोड पर पानी आ गया, रेनी सीजन में अगर रोड पर पानी आ गया तो क्या होता है, इस पानी की वजह से इस पानी की वजह से टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। तो हमारा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या था, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी था। अब रोड पर अगर पानी आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया तो कार का जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हमने जो निकाला था इस फॉर्मूले से, तो हमारा सेफ्टी स्पीड कार का फिर रेनी सीजन में फिर कम करना पड़ेगा ना। इसलिए तो रेनी सीजन में हम लोग कार स्लोली मूव करते, क्योंकि टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है सर्कुलर ट्रैक पर। ओके, तो ये फर्स्ट इस मेथड का ड्रॉबैक है। इसका मतलब हम लोग अगर कार का मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालने के लिए अगर फ्रिक्शन पर रिलाई करेंगे तो रेनी सीजन में तो फ्रिक्शन पे कोई काम के नहीं होगा ना, ठीक है। तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड फिर उतना नहीं रहेगा जितना आपने अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी से निकाला था। ओके, और दूसरा एक होता है कि अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स की बेसिस पर अगर कार का आपने मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकाला होगा तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इस टायर का वेयर एंड टेयर होता है। तो इसका मतलब अगर आपने कर्व रोड पर कार को और तेजी से घुमाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए रोड को और ज़्यादा रफ बनाना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट, और ज़्यादा रफ बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, क्योंकि इसमें टायर का वेयर एंड टेयर हो जाता है। सो ये लिमिटेशन से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग और रोड एक नया कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल और कुछ केसेस है जिस केसेस में भी यही सेम हम लोग फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल होगा और उस टेबल का एक एक्सिस मैंने ऐसे कर दिया। अब इस टेबल को मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकता हूँ इस टेबल को। और इस मान लो टेबल पर एक कॉइन रखा है, ऐसे कॉइन। जब एक टेबल रोटेट करना शुरू करेगा अराउंड दिस एक्सिस तो क्या लगता है आपको, तो कॉइन पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगी। तो कॉइन पर लगने वाली फोर्सेस निकालना तो बहुत आसान है। कॉइन पर फर्स्ट जो फोर्स होगा उसका खुद का सेल्फ वेट होगा, वो डाउन डायरेक्शन में होगा mg, और उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल डायरेक्शन n होगा। ये तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जब ये टेबल रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में तब कॉइन भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो पहले कॉइन पर लगेगा वेट फोर्स मैंने दिखाया और उसको बैलेंस करने के नॉर्मल डायरेक्शन होगा, और उसी के साथ ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ओके,
तो इसके ऊपर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि इस टेबल का ऐसा कितना स्पीड होना चाहिए कि उस स्पीड पर ये कॉइन टेबल से स्लिप होकर बाहर ना पड़े। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वाला ऐसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख सकता है। तो यही सेम क्वेश्चन है हमने जो अभी गाड़ी के लिए देखा था, यही यहाँ पे सेम क्वेश्चन आएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, क्योंकि कॉइन अगर स्लिप करेगा, स्किड करेगा तो बाहर की तरफ करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो इससे फिर से यहाँ पे टेबल का जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी, या कॉइन का मैक्सिमम स्पीड इतना होगा। तो अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो कॉइन स्लिप होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स है। आपने सुना होगा जो मौत का कुआं होता है ना, मौत का कुआं, जिसमें गाड़ियां गोल ऐसे घूमती है ना, मौत का कुआं अगर होता है ना, ऐसे गाड़ियां वगैरह ऐसे घूमती है। मान के चलो यहाँ पे ऐसा ऐसा एक ड्रम है, उस ड्रम को हमने एक सर्कुलर मोशन दे दिया और उस ड्रम में एक ऐसा आदमी खड़ा है, इसको चिपक के। क्यों चिपक के खड़ा है मैं आपको बताऊंगा। ये ड्रम जैसे से गोल घूमेगा, आदमी इस सर्कल में घूमेगा, आदमी इस सर्कल में घूमेगा ना फिर। अब एक ध्यान रखना, और ये हमारा ग्राउंड यहाँ पे होगा। ओके, ग्राउंड होगा। अब ध्यान रखना कि पहली चीज, फोर्सेस दिखाते वक्त पहले हमेशा दिखाना वेट फोर्स। तो वेट फोर्स यहाँ पे mg होगा। अब सोच के देखो, इस वेट फोर्स mg की वजह से ये आदमी नीचे डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, लेकिन आदमी इस ड्रम को चिपका है, ड्रम की वॉल को चिपका है। ध्यान रखना, अगर आदमी इस ड्रम की वॉल को अगर चिपका है तो वेट फोर्स की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो आदमी नीचे ना आ जाए, इसलिए आदमी का जो क्लॉथ है और इस ड्रम का जो वॉल है उसके बीच में क्या हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब, अब ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे आ रहा है वेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल नहीं होता, वो एग्जाम्पल के थ्रू या प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग ढूंढना पड़ता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आपका कहाँ पे होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब वेट फोर्स की वजह से आदमी नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको ऊपर होगा। तो इसका मतलब आदमी स्लिप होके, क्योंकि आदमी अभी चिपक के बैठा ना वॉल को, तो वो स्लिप होके नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। और आदमी वॉल के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो इसका मतलब अब वो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है ना, क्योंकि जब तक दो सरफेसेस एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आते तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। अब फिलहाल क्या है कि आदमी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, आदमी वॉल के कांटेक्ट में है। तो ध्यान रखना, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन वेट फोर्स को बैलेंस नहीं करता बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है, जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उस हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर अगर आप अगर आप ग्राउंड पर खड़े होंगे, तो आप ग्राउंड पर mg फोर्स लगाओगे और ग्राउंड आप पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। लेकिन अब देखो, ये आदमी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ग्राउंड नीचे है ना हमारा। ये आदमी अब ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, आदमी वॉल के कांटेक्ट में है। तब आप देखा होगा सर्कुलर मोशन की वजह से आदमी के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब आदमी वॉल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, mv²/r हो जाएगा। तो आदमी वॉल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब वॉल भी आदमी पर फोर्स लगाएगा, लेकिन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स बैलेंस बच्चों चेंज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, अब आप देखोगे कि कौन से फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स और mg के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी, अब देखो, सर्कुलर मोशन में जब घूमता रहेगा तब वो ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर डायग्राम सब देखोगे तो नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा है। और टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा mv²/r को। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अरे बस में अब
अब यहाँ पे जो मास का वैल्यू होगा, वो मास का वैल्यू क्या होगा, एफ एस अपॉन जी हो जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 1 से मास का वैल्यू पुट कर दो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए थे। एक इक्वेशन आ गया था एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू जी हो गया, और इससे मास का वैल्यू निकल के आ गया एफ एस अपॉन जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और हमारा सेकंड फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या होता है। देयरफॉर n इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, म्यू एस इंटू एन इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। तो ये एन हो जाएगा। तो यहाँ से एन कट गया। तो इसका मतलब अब जो वी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होगा, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन आर जी। वी स्क्वायर इज इक्वल म्यू एस अपॉन, सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर के साथ म्यू एस मल्टीप्लाइड था ना। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। देयरफॉर वी इज इक्वल टू आर जे अपॉन म्यू एस का अंडर रूट। तो उस ड्रम में जो आदमी घूम रहा था, जो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इतना होगा। ध्यान रखना, हर बार फोर्स का बैलेंस उस कार्य जैसे होता नहीं, कंडीशन में इसको चेंज करना पड़ता है। इसकी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हियर वी हैव सीन दैट हाउ टू मेक अ बैलेंस। और ध्यान रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स को नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछता है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन इन अ सर्कुलर मोशन वगैरह। सो दिस इज टुडेस पार्ट। थैंक यू सो मच।